हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फ़लसफ़ा ज़िंदगी का में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक सवाल को लेना चाहूँगा जो मेरे एक स्टूडेंट ने किया है। उसने मुझसे पूछा है कि आप हमेशा कहते हैं कि कोप अप विथ फेल्यूर। तो आप अपने अनुभवों से बताइए कि आपने खुद कब-कब, कितनी-कितनी असफलताएँ प्राप्त की और उन असफलताओं के साथ आपने कैसे कोप अप किया? दोस्तों, अगर मैं अपनी असफलताओं के बारे में सोचना शुरू करूं तो सबसे पहली असफलता जो मुझे याद आती है वो क्लास फिफ्थ की थी। उन दिनों बोर्ड एग्ज़ाम होते थे क्लास फिफ्थ के। और हमारे स्कूल में, मैं उस समय सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था, तो ये था कि मेरिट में आने का बड़ा इम्पोर्टेंट पोजीशन में देखा जाता था। उसको बहुत महत्व था। स्कूल के सभी लोग इस बात को बहुत वजन देते थे कि कौन आएगा, और वो हमारा पहला बैच था। तो सभी को उम्मीद थी कि विवेक त्रिपाठी तो ज़रूर मेरिट में आएंगे। और इस तरह से, जैसे आपसे ना, वो फिफ्थ क्लास का बच्चा छोटा ही होता है और उसके से जैसे एस्पिरेशंस इस तरह की बनाई जाती हैं, तो वो भी खुद को बहुत इंपॉर्टेंट मानने लगता है। अब मैं भी पूरी उम्मीदों में था, मेरे को भी पूरा विश्वास था कि मैं मेरिट में आने जा रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे पेपर्स लिखे और जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन मैं बड़े 2-3 दिन लगातार मैं पेपर देख रहा था सुबह उठ के कि हाँ, मैं मेरिट में आने वाला हूँ और मेरा नेक्स्ट डे पेपर में नाम आएगा। जब रिजल्ट आया तो मेरा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं था। 10 लोग आते थे उस समय फिफ्थ क्लास से मेरिट में, और मेरा नाम नहीं था। और मेरा नाम नहीं था और मेरे एक दोस्त का जो क्लास में था उसका नाम था। जिससे मेरा कंपटीशन तो क्लास में रहता था, पर लोगों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को ये था कि नहीं, विवेक पहले आएगा, ये बाद में आएगा। अब मैंने जैसे करीब करीब 6 बजे अखबार आ जाता था, अखबार देखा, और अखबार देख के मेरा नाम नहीं देख के मैं बार बार रो रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है, मेरे को तो आना ही था। मैं तो मतलब कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस में था बहुत ज़्यादा कि मुझे आना ही है और आना ही चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब इस संसार में बहुत अनाचार होते हैं, कुछ गलत हो गया है, जो भी सोच के जैसे तैसे करके 8 बजा, सब लोग उठे, घर में बताया, पापा को बताया। घर के लोग भी पढ़े उसमें थे कि नहीं नहीं, हमारा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है और ये तो मेरिट में आएगा ही आएगा। फिर जाके वो पेपर खुलवाने का ये सब भी सिलसिले होते थे, तो वो सब कोशिशें हुई। एक नंबर से मेरा मतलब उसमें 90.5% पे आखिरी मेरिट थी और मेरे 90% थे। एक नंबर से चूका था तो ऐसा लगता था कि अगर एक नंबर आ जाएगा तो मेरा भी नाम मेरिट में जाएगा। मेरिट में आना मतलब बहुत ऐसा लग रहा था कि इससे बड़ी संसार में कोई उपलब्धि नहीं है। सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा नहीं हो रहा, उसका के सामने सब फीका है, सिर्फ मेरिट में आना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर खूब कोशिशें हुई पेपर के लिए, रिवैल्यूएशन, ये सब फॉर्म भरेगा, ये हुआ। लेकिन धीरे धीरे समय बीता। हम तब तक मैं फिफ्थ क्लास के बाद सिक्स क्लास में मॉडल आई में आ गए। जिस क्लास में आए उस क्लास में उस समय के जो टॉपर थे, मेरिट में आए, वो भी थे, हम लोग बाकी लोग भी थे। फिर उन सब के साथ मेल मुलाकातें हुई और वो फिर चीज़ें धीरे धीरे करके, वो जो उस दिन का फेज था, जो बहुत सबसे उस दौर का सबसे बुरा मूड जो बना था ना आने के कारण, और फिर ये हो गया कि एक नंबर से नहीं आए, तो वो जो विक्टिम वाला भाव था कि छूट गए हैं। अब देखिए, यहाँ से मैं आप कोप अप की बात करता हूँ। जैसे क्लास में पहुंचे, स्कूल में, तो इस समय की कुछ ऐसी इस परंपरा भी थी, और ये माहौल ऐसा था शहर, जबलपुर शहर का, कि ज़्यादातर जो बच्चे मेरिट में आते थे वो मॉडलाइज स्कूल में आ जाते थे। तो और वो संयोग से हमारी क्लास में भी 2-3 सब उसमें से आ गए। तो अब मैं उनके साथ हूँ, तो फिर ये चीज़ लगने लगी कि हाँ, इनके साथ कंपटीशन करना है और इनके साथ आगे होना है और वो करना है। फिर उस समय हम लोग मिले, और कुछ फिर बातचीतें जैसे होती हैं, नए नए एवेन्यूज़ और बातचीत के खुलते हैं, कुछ और अच्छा होता है। तो फिर ये बात फिर अनइम्पॉर्टेंट हो जाती है कि कौन, वो जो सुपीरियरिटी वाला भाव है कि ये चूंकि मेरिट में फर्स्ट आया है तो ये इम्पोर्टेंट है, या ये नहीं है, या ये कम है, तो वो फिर ठीक होता चला गया। और उसके बाद में ये हो गया कि अब जो है उसको बेहतर करना है, कि जो भी अब हमको क्लास में जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें बेहतर करना है, जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें बेहतर करना है। तो ये करते करते एक एक इस तरह का कि अब नया है, जो पीछे चला गया है उससे महत्व नहीं है, अब जो आगे है वहां हमारे पास और मौके हैं। और अब ये समझ में आने लगा कि हाँ, वो मौका या वो ना आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अब आना है। जो आगे है उसमें अगर परफॉर्म करेंगे और अच्छा करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। तो इस तरीके से जो एक कोपअप की नई एवेन्यूज खुले और उसको करते हुए, और फिर कुछ अच्छी चीज़ें की, फिर बाकी जो स्पोर्ट्स में और
एलोकेशन में और जैसे तरह तरह की प्रतियोगिताएं वगैरह जो होती हैं उसमें, और ऐसा लगता अच्छा ये भी तो है रिकॉग्निशन के, और रास्ते खुलते चले गए। तो फिर ये उसी दौर में धीरे धीरे रियलाइज करने लगे थे कि हाँ वो बहुत बड़ी घटना नहीं थी, पर उस दिन जिस दिन वो हुई थी उस दिन वो बहुत बड़ी घटना थी। तो सबसे पहली जो मेरे को याद आती है और बहुत बचपन की है, तो चूंकि वो बाल मन पे प्रभाव ज्यादा होता है इसलिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहली सफलता मुझे वहां से, पहली सीख वहां से मिल गई थी कि असफलता उस दिन बहुत बड़ी लगती है जिस दिन वो आती है, पर वो धीरे धीरे जैसे जैसे फेज आउट होती है बाद में आती है तो उसके नए एवेन्यूज खुलते हैं, उसमें से कुछ और नई बातें निकल के आती हैं कि इसमें ये अच्छी बात है, ऐसे करना चाहिए, इसमें और ये हो सकता है, ऐसा बेटर किया जा सकता है, और उससे और ये सीख मिली, और अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, शायद ऐसा और होता। मतलब वो उस मोमेंट को पकड़ के और उसी को सारा कुछ बना के रह जाना वो असफलता है। लेकिन आप उसको आगे बढ़ चलें और आगे बढ़ चलेंगे तो फिर बढ़ के और नए नए रास्ते खुलते हैं। तो ये पहली असफलता थी जहां से मैंने, समझ लीजिए, कोप अप का जो पहला पार्ट था वो जहां से सीखा। लेकिन असफलताओं का लंबा सिलसिला जिसे मैं कहूंगा वो शुरू हुआ जब यूपीएससी पीएससी यानी अखिल भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में जो अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा होती है उसमें, और उसके बाद जब ये राज्य स्तरीय जो जिसको हम पीएससी की परीक्षा सामान्य रूप से बोलते हैं, जो राज्य लोक सेवा आयोग आयोजित करता है, उसकी परीक्षाओं को देना शुरू किया। सबसे पहले तो ये था कि मैंने जैसे बताया कि शुरू से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होना कुछ समस्या रही मेरी। तो मैं तो ये मान के चल रहा था कि मैं तो कलेक्टर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो इसी कारण से ये हुआ था कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे और इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के साथ को लेके आपके लिए यूपीएससी क्लियर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दी थी कि नहीं, अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं तो मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट से ही पढ़ाई करके, और चूंकि तो मैं तो बना ही कलेक्टर बनने के लिए हूँ, तो ऐसे आदमी को तो वही करना चाहिए जो कलेक्टरी के लिए ठीक है। तो सीधा मैंने वो इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ा। उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज का बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन थी सोसाइटी में, और तब ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इतने ज़्यादा नहीं थे, और पीईटी से सेलेक्ट होकर जो लोग जाते थे वो मान के चलते थे कि हाँ अब ये इनका तो एज ए इंजीनियर कैरियर सेट हो गया, अब ये बन गए हैं और बन जाएंगे और बड़ा अच्छे से अच्छा कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का जो रोल था, उसके बावजूद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ा, और इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के आए थे। और फिर चूंकि घर में भी थोड़ा सा विरोध की स्थिति बनती, तो मैंने उसी समय एलआईसी भी ज्वाइन कर ली थी। एलआईसी इसलिए ज्वाइन कर ली थी कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कोई जो फाइनेंशियल बर्डन जैसी चीज़ होती वो कुछ नहीं होगी, और प्राइवेट मैंने बीए करेंगे और उसके बाद में तो बस पैसे रहेंगे, तो कोचिंग वोचिंग सब करके और यूपीएससी क्लियर कर लेंगे, ये तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अब जैसा हुआ, बीए हुआ, प्राइवेट बीए किया, और साथ ही साथ जो कोचिंग करस्पॉन्डेंस भी थे, और फिर जाके भी इलाहाबाद में, दिल्ली में, जहाँ ज़रूरत हुई जाके कोचिंग भी की, और सबसे पहले पहला नतीजा आया। तो चलिए, प्रीलिम्स तो बड़ा ऐसा था कि मतलब यूपीएससी का प्रीलिम्स तो यूं ही निकल गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। मेंस लिखा और रिजल्ट आया। ये था कि बस अब इंटरव्यू कॉल तो आने ही वाला है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो लास्ट इंटरव्यू कॉल आया था 9:45 पे मार्क्स में, और मेरे नंबर थे 939। फिर धक्का, ये कैसे हो सकता है, मतलब जो आदमी बना ही उस चीज़ के लिए है, मतलब उसके नंबर कम कैसे आ गए। जब नतीजा आया तो उस समय क्या सब्जेक्ट ऑप्ट करने पड़ते थे, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। तो सेकंड सब्जेक्ट लिया था हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर में इसलिए लिया था क्योंकि खुद को हिंदी का बहुत पुरोधा मान के चलते थे कि हम तो पैदाइशी साहित्यकार हैं, साहित्य मेरे अंदर है, मतलब कि अब चूंकि हमने तो जाने क्या क्या, मतलब भारतीय साहित्य तो ठीक है, दुनिया का हमने मस्किन गोर्की को पढ़ा है, हमने चेखव को पढ़ा है, और हम तो काफका को पढ़ते हैं, तो ये क्या मतलब हमारे अंदर तो सब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य बहता है। इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त जब नतीजा आया, उसमें जो सेकंड पार्ट था, जो सेकंड पेपर होता था हिंदी लिटरेचर का, जिसमें वो था साहित्य, जो मूल जो क्रक्स है साहित्य का जो होता था, उसमें सिर्फ 123 नंबर मिले थे, यानी सबसे कम। बाकी जैसे एवरेज 160 165 नंबर मिले थे, तो उसमें 123 यानी करीब 40 नंबर का गैप क्रिएट हुआ था हिंदी लिटरेचर के सेकंड पेपर में। तो बड़ा धक्का लगता है कि किसी गलत आदमी के हाथ कॉपी पड़ गई है और इसके कारण से साला रह गया है, ये बहुत लगा, चलो एक बार है, अब ऐसा हो जाता है कभी। अब ये देखिए दूसरी असफलता है। अब इसके साथ कोप अप, यहाँ देखिए मैं जो कहता हूँ ना कि असफलता के साथ कोप अप करना आना चाहिए। अगर असफलता के साथ कोप अप करना आता और मैं यहाँ पे गलती नहीं करता, बिल्कुल साथ में ही मेरे साथ साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने भी परीक्षा दी थी,
और मैं बोलूँगा कि मेरी शायद तैयारी के दौरान जो कुछ मुझे मिला है और जो मेरा सही में अचीवमेंट है वो उस आदमी से मिलना है। वो बहुत एक बढ़िया ह्यूमन बीइंग है और अभी वो एडिशनल एसपी के रूप में कहीं काम कर रहे हैं। उसको तो मतलब मुझे अभी भी ये लगता है कि इज अ बॉर्न मटेरियल फॉर अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसको आईएएस होना था, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ भी है बहुत अच्छा कर रहा है। ये बात अलग से अपन कभी करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अब उसने वो जस्ट बीएससी करके आया था और उसके बाद भी चूंकि सब्जेक्ट्स के ऑप्शन नहीं थे तो उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, उसके नंबर काफ़ी अच्छे आए थे और उसको इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू कॉल आया। अब ये था कि बाकी अगर मैं देख रहा था चीज़ें मेरे सामने थी, अगर कोप अप करने का सही सिस्टम होता तो इसी मोमेंट पे मेरे को हिंदी लिटरेचर छोड़ के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लेना था। लेकिन ये चीज़ें इतनी जल्दी होती नहीं, मतलब जितना अब आप इतने साल बाद आके यहाँ एनालाइज करके ये बता पाते हैं, ये उस समय नहीं समझ में आता है कि ऐसा हो जाता तो ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बहरहाल फिर हुआ, फिर दूसरी बार की फिर परीक्षा दी, दूसरी बार की परीक्षा दी, दूसरी बार में फिर वही नतीजा हुआ और फिर वही 4-5 नंबर से इंटरव्यू कॉल नहीं आया और इस बार फिर से हिंदी लिटरेचर के सेकंड पेपर में कम नंबर थे। तब जाके अब ये समझ आया कि ओ अब तो लगता है कि हिंदी लिटरेचर को छोड़ना चाहिए ये। लेकिन तब ओहापोह की स्थिति थी, छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे करते करते 3 अटेम्प्ट होते हैं, तीनों अटेम्प्ट लिखे और तीनों अटेम्प्ट में मतलब इंटरव्यू कॉल के करीब करीब पहुंचते पहुंचते नहीं हुआ। और अब जब यहाँ नहीं हुआ तब फिर ये समझ आया कि जो ये ख्वाब लेके पैदा हुए कि थे कि हम तो कलेक्टर बनने को पैदा हुए हैं, वो तार तार हो चुका है और अब आपके पास में स्टेट पीएससी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब स्टेट पीएससी जब देना है और स्टेट पीएससी में अपीयर होना है तो उसके लिए सब्जेक्ट चूज करने की बात थी। तब यहाँ भी मैंने हिंदी लिटरेचर को बनाए रखा, ये मानते हुए कि वहाँ कुछ हुआ होगा। यहाँ तो चूंकि मेरा उसमें एक ये फायदा होता था, उसमें पढ़ना नहीं पड़ता था, सब कुछ पहले से मतलब ऐसा लगता था कि आता है, बहुत कम एफर्ट में चीज़ें हो जाती थी। जबकि जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें करते हैं, जब आप चीज़ें मैनेज्ड वे में करते हैं, एग्जामिनेशन के हिसाब से करते हैं, तो आपका साहित्यिक रुझान, आपका लिखने पढ़ने का तरीका वो बिल्कुल अलग है और परीक्षा के फॉर्मेट में चीज़ों को लिखना बिल्कुल अलग है। आप कोई मतलब हो सकता है कि आप अगर किसी बहुत बड़े साहित्यकार को यानी प्रेमचंद को अगर आप लिटरेचर में बिठा दें तो उसको कम नंबर मिले। क्यों? क्योंकि वो अलग तरीका है ना, एग्जामिनेशन के फॉर्मेट में चीज़ें अलग हैं और जो वास्तविक तौर पे जो है साहित्य जिस तरह से है, साहित्य साहित्य होने में जो है वो अलग है और प्रतियोगी परीक्षाओं का साहित्य और साहित्य का परीक्षा अलग है। ये बात उस समय रियलाइज़ नहीं हुई। फिर यहाँ भी पीएससी में भी आके ये हुआ कि पहली बार में पहली बार में वो सब जेलर का ऑफर आया, सब जेलर का ऑफर आया। फिर जब यहाँ भी ये हुआ कि कम है, सेकंड पेपर में कम है, तब फिर हिंदी लिटरेचर छोड़ा। अब ये कोप अप इफेक्ट, ये है कोप अप विथ फेलियर कि यहाँ पे आके लेट रियलाइजेशन है लेकिन रियलाइजेशन है। फिर फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा था कि पंकज साथ में थे, मतलब जिनका भी मैंने जिक्र किया, तो उसने मेरे को शायद 7 से 10 दिन में पहले बार में और फिर अगले 5 दिन में रिवीजन, मतलब 15 दिन के अंदर मेरे को सारा लोक प्रशासन जो था वो मेरा तैयार करा दिया। और हम लोगों ने उसकी कैसेट रिकॉर्ड की थी, जो कुछ वो पढ़ाता था, जो कुछ करता था। और एक तो वो मतलब मैं अब आगे सोचता हूँ कि जो हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं मतलब कितना बोरिंग होता है, पर जिस तरीके से उसने लोक प्रशासन पढ़ाया है और जिस तरीके से मैंने पढ़ा और जिस तरीके से हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया, शायद वो पढ़ने पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। मतलब आज भी जो सब्जेक्ट मुझे बेहद पसंद है उनमें से एक लोक प्रशासन है और शायद उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे उस आदमी ने पढ़ाया है जिसके कंसेप्ट एकदम क्लियर थे और उसने खुद भी पढ़ा उन लोगों के साथ दिल्ली के सबसे हाई दर्जे, अच्छे से अच्छे दर्जे के टीचर्स थे। उसके बाद बुक्स भी उस समय सबसे आला दर्जे की थी। तो वो लोक प्रसाधन मतलब वो सही मायने, और फिर उसका मुझे फ़ायदा भी बहुत हुआ है बाद में। तो वो अब ये कोप अप विथ फेलियर था कि वो फेलियर रियलाइजेशन हुआ, रियलाइजेशन के बाद में ये चेंज किया, चेंज करने के बाद में फिर बाद में ये नायब तहसीलदार और फिर बाद में एक्साइज इंस्पेक्टर इनमें हुआ, लेकिन मतलब वो ऊपर और हो नहीं पाया। उससे ये समझ में आया कि नहीं, जो परीक्षा का पैटर्न है, जो चीज़ें हैं, आपका लेवल ये है, आप यहाँ रहेंगे। फिर उसके बाद मैंने नायब तहसीलदार की ज्वाइन की थी। तो अब जो मैं आपसे कह रहा था कि जो असफलता, आपने पूछा कि असफलता के साथ कोप अप करना और उस कोप अप को कैसे, मतलब तो ये देखिए, अगर मैं चाहता तो मैं टूट सकता था, मैं कि यार नहीं है, और मैं गिव अप कर सकता था। लेकिन मैंने आखिरी तक भी ये जानते हो कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या है। मेरे पास रिसोर्स मेरा दोस्त था, मेरा दोस्त के पास एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार था, उससे मैंने सीखा, उससे सीखने के बाद में मैंने उसको अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करके कम से कम एक मिनिमम लेवल की सफलता मैंने प्राप्त की। तो ये है कोप अप का दूसरा पैटर्न जिसको अपन कह सकते हैं कि
यहाँ आप कैसे चीज़ों के साथ में, असफलताओं के साथ में आप देखते जाते हैं, मतलब उसके साक्षी भाव से आप देखते हैं गड़बड़ी कहाँ हो रही है, कैसे क्या हो सकता है, हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, और उसको आप अडॉप्ट करते हैं, और अडॉप्ट करके आप फिर उसको सफलता में बदलते हैं। तो उस ये स्वैट एनालिसिस ही है कि आपको पता है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और आपके थ्रेट्स क्या हैं। ये आप हर समय वही है, मतलब वो एक यही कंटिन्यूस प्रोसेस है, और इस पर आपको हमेशा जाना है। जिस समय आप हार रहे होते हैं, जिस समय आप असफल हो रहे होते हैं, उस समय आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे ज़्यादा परिचय देना है। आपको अपने दिमाग को, अपने इमोशंस को सबसे ज़्यादा काबू में रखना है, और उस समय ध्यान से देखना है कि वजह हो कहाँ रही है, गड़बड़ी कहाँ हो रही है। जितना आप अच्छे ऑब्जर्वेंट होंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छा ऑब्जर्व करेंगे, उतना अच्छा आप नतीजा निकाल के लाएंगे, और उतनी अच्छे से उस गलती को दूर करेंगे, और आप अपने आप को सफलता की तरफ मोड़ देंगे। तीसरे किस्म की सफलता जिसके मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो है जब मैं नौकरी में आया, और नौकरी में आने के बाद में ये समझ में आने लगा कि यार जब हम कुछ अच्छा करते हैं, जो हम समझते हैं कि ये अच्छा है, वो वास्तव में अच्छा नहीं होता है। यानी नौकरी में ज़्यादातर ऐसा होता है कि 2 और 2 4 नहीं होता है। जो आपको लगता है कि हाँ ये आपके हिसाब से, या जो होना चाहिए किसी भी प्रशासनिक सेवा में काम करने के लिए जैसा होना चाहिए, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा न्याय मिले, और लोग जल्दी से जल्दी अपनी समस्या से निजात पा सकें। जब आप वैसा कुछ करते हैं, और जब उसका आपको ये नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं आता है, तो और फिर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसा नहीं ऐसा करें, तब फिर आप एकदम से उसमें आ जाते हैं कि यार क्या मतलब, फिर आपके सामने एक वैल्यूज़ का फ्रिक्शन शुरू हो जाता है कि क्या है, मतलब ये सही है या ये सही है। तो अब जब ये इस किस्म का, ये सबके साथ नहीं होता, ज़्यादातर लोग बेचारे जो समाज में कहना चाहिए इस तरह से बने हैं, या उन्होंने खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में डेवलप किया है जहाँ सरेंडर करना ही उन्होंने सीखा है, तो वो सिस्टम के अंदर सरेंडर होके, और सिस्टम जैसा चाहता है उसमें ढल जाते हैं। पर हर कोई उस सिस्टम में नहीं ढल पाता है। जब आप उस सिस्टम में नहीं ढल पाते हैं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होते हैं। आपको लग रहा है ये सही है, सिस्टम कह रहा है नहीं ऐसा होना चाहिए। बहुत बार आपके सामने ये समस्या आती है कि आपको ऐसा काम करने के लिए कहा जाता है जो आपके हिसाब से ठीक नहीं है। तो अब आप देखिए, यहाँ ये असफलता वो स्कूल के समय की जिस असफलता का मैंने जिक्र किया, या प्रतियोगी परीक्षाओं के समय की जिस असफलता का मैंने जिक्र किया, उस किस्म की असफलता नहीं है। लेकिन ये रोज रोज की असफलता है, जो आपको घुट घुट के मरने पे मजबूर करती है। जब आप कहते हैं कि यार ये क्या पागलपन है, ये क्या बेवकूफ़ी है, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये ज़्यादा सही है, ये इसका असर ज़्यादा आएगा। लेकिन आपका दायरा, आप एक हायरार्की में बंधे हैं, और उस हायरार्की में आपकी एक पोजीशन है जहां आपकी लिमिटेशंस हैं, और बहुत सारे अलग अलग किस्म के पावर सेंटर्स हैं जिनके अपने अपने स्वार्थ हैं, और जो अपने स्वार्थ से सारे सिस्टम को चला रहे हैं। सिस्टम इसलिए बिल्कुल नहीं चल रहा है कि जनता की सेवा होना चाहिए जैसा दिखाया जा रहा है। दिखाने का सिस्टम अलग है और एक्चुअल सिस्टम अलग है। जब इस कॉन्फ्लिक्ट में आप पिसते हो, तो फिर वो वाली असफलता की बात आती है, जो जो वैसे कहने को तो सफलता नहीं है, लेकिन आपके लिए असफलता है। यानी जो संसार दुनिया जो देख रही है, उसके लिए ये है कि एक बार जो किसी प्रशासनिक पद पे आ गया है, तो अब वो बस अपने तरीके से काम करता रहे, उसका नाम हो और ये हो, और वो पैसा वैसा कमाए। अब उस सोसाइटी को उससे भी कोई मतलब नहीं है कि वो सही तरीके गलत तरीके कौन से तरीकों से कमा रहा है, क्या कर रहा है, उसको मतलब नहीं। वो अपना करता रहे, और वो अपना सेट है, और ये इधर मतलब एक अलग ही कल्चर है, एक अलग वर्क कल्चर है। अब अगर आप जागृत हैं, अगर आपकी आत्मा जागृत है, तो वो आपसे पूछेगी कि क्या तुम यही सब करने के लिए पैदा हुए थे? क्या तुम्हारे लिए ये कि जिस तरह का पैसा वहाँ मिलता है, जिस तरह का पावर का मिसयूज वहाँ है, क्या आप यही करने के लिए आए हैं इस दुनिया में? और अगर आपको इसका सवाल ना में मिलता, तो फिर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता कि आप उस नौकरी को छोड़ दें। तो अब देखिए, मैं जो आपसे कहता हूँ कोप अप विथ फेल्यूर, फेल्यूर वैसे वाले फेल्यूर जो देखने में फेल्यूर है वो आपको बता दिए। ये वाला जो फेल्यूर है, जहां आप डायरेक्ट फेल ऐसे नहीं हो रहे हैं, पर चूंकि जिस सिस्टम में आप आ गए वहां आपको आना ही नहीं था, अब आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये ज्यादा बड़ा वाला है, ये ज्यादा वैसा है जहां आपको निर्णय करना है कि कोप अप कैसे करना है, कैसे कोप अप करूं इसके साथ। जिस जगह पे आ गया हूं, जिस मतलब जिस ट्रेन में बैठ के जिस स्टेशन पे आ गया हूं, वहां तो आना ही नहीं था, वो तो मेरे लिए है ही नहीं। जब आपको ये रियलाइजेशन होता है, तब आप कहते हो कि नहीं, तो फिर मुझे अपना खुद का स्टेशन बनाना पड़ेगा, खुद अपने, तो फिर इस जगह को छोड़ के जाना है। तो ये यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जब आपने पहले से कोप अप करना सीखा है, पहले बहुत सारी सफलताएं आपको मिली हैं, बहुत सारी हारों में आप रहे हैं, तो फिर आप तय कर लेंगे कि नहीं यार, हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, ये रास्ता छोड़ना है, वो रास्ता पकड़ना है जहां दुनिया मेरी होगी, जहां अपने हिसाब से चीजें करेंगे,
और जहाँ हारने में भी ये सुख होगा कि हाँ, हमने ऐसे ऐसे किया था, हमने पूरी कोशिश की, खुद को 100% झोंका, किसी की कोई बाधा नहीं मानी और अपनी स्वतंत्रता को, जो तुम्हारे अंदर लिबर्टी है। देखिए, लाइफ एंजॉय करने का सबसे बड़ा, सबसे चार्मिंग पल वो है जब आप अपने अंदर की इंडिपेंडेंस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खोलते चले जाते हैं। जितना जो कुछ गॉड ने आपको दिया है पोटेंशियल, जो कुछ, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा संसार में अप्लाई करते चले जाते हैं, तो वो एवेन्यू अगर आपको मिल रहा है तब तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपका तंत्र, आपकी नौकरी, आपका जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो आपको इस चीज़ से रोकता है कि जो कुछ आप हैं, आपको पूरा का पूरा आसपास अप्लाई करने से आपको रोकता है, आप उस जगह को छोड़ दें, तो यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये वाली जो असफलता है, मैं कह रहा हूँ असफलता यानी गलती थी मेरी, गलत जगह चला गया, तो वहाँ मैं नहीं सेट हो पा रहा था। आई एम मिसफिट। तो जब मैं मिसफिट था और मतलब कॉग इन द मशीन में भी मैं एक गलत कॉग की तरह था, तो मैंने खुद को फिर विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के वो वाला जो निर्णय है, देखिए वो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो जो अपन को लगता है, वो जो मैंने आपको परीक्षा में होने वाली सफलता है कि क्लास में पोजीशन नहीं मिली, नंबर सोचा था वो नहीं आए, ये था नौकरी में ये सोचा था ये नहीं मिला, अपन को लगता है ये बड़ी सफलताएं हैं। ये बड़ी सफलताएं नहीं है। बड़ी असफलताएं ये वाली हैं जहां आपसे ऐसे वो हो जाती हैं कि जिस चीज को आपने जाने क्या माना था, मतलब जैसे मैं सोचता हूँ मेरी तो कुछ भी नहीं थी, वो लोग बेचारे जो खुद को मान के चलते हैं कि यार हम संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को क्लियर करके और लोक प्रशासन के सर्वोच्च पद कलेक्टर पे बैठेंगे, आईएएस बनेंगे, और आईएएस बनने के बाद जब वो जाते हैं, आईएएस बनने में जो लोग आईएएस बनते हैं उसमें से भी 60-70% तो वही वाले लोग होते हैं जो मैंने कहा कि वो एक समाज में बने हुए वो काठ हैं, उनको जिस भी सांचे में ढालेंगे वो ढल जाएंगे, तो जाके बेचारे सांचे में ढल जाते हैं। वो 30% जो सांचे में ढलने के लिए नहीं बने हैं, उनको भयंकर फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता होगा। जो फ्रस्ट्रेशन मैंने झेला है उससे शायद 10-20 गुना ज़्यादा, क्योंकि उनका पोटेंशियल भी मुझसे ही ज़्यादा रहता है, तब तो वो ज़्यादा बड़ी परीक्षा क्लियर करते हैं, ज़्यादा वो करते हैं। लेकिन फिर वो वहाँ जैसे तैसे करके कुछ तो करते हैं और कुछ फिर कुछ और नया तरीका, मतलब कुछ उसी विद इन द सिस्टम कुछ और खोजते हैं, कुछ सिस्टम से बाहर आके खोजते हैं। लेकिन वो जो मैंने कहा कि अगर आप सही ह्यूमन बीइंग हैं, अगर आप वर्ल्ड को ठीक से समझते हैं, अगर आप आत्मा परमात्मा का सिस्टम मानते हैं, आप ये जानते हैं कि शरीर के अलावा आप कुछ हैं, तो फिर आपको दूसरी जगह तलाशनी पड़ती है। फिर जो जगह आप तलाशते हैं वो फिर कोप अप है। वो कोप अप है कि नहीं, ठीक है, मतलब जिस समय निर्णय लगा ये तो ये उसमें फिर भय ना लगे, असुरक्षा ना रहे, डर ना रहे, फिर यहाँ से निकले ये किया, तो वो फिर मैंने किया। मैंने फिर वो नौकरी को मैंने छोड़ा। नौकरी को छोड़ा मैंने एकदम ऐसे नहीं छोड़ा कि छोड़ दूँ और सड़क पे जाऊँ। मैंने पहले पैरेलली एक सिस्टम अपना इवॉल्व किया, वो जिसको बोलना चाहिए जो फाइनेंशियली स्ट्रांग था और जो अपने देश के कानून के मुताबिक हिसाब से और कंपनी लॉ के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, जो साइड बाई साइड खड़ी हो गई। जब वो खड़ी हो गई तो मैंने फिर वीआरएस की एप्लीकेशन दी और मैं यहाँ आ गया। तो ये वाला जो कोप अप था, ये कोप अप जो है उसके लिए मैं खुद को अप्रिशिएट करता हूँ कि मैंने ये शायद मेरी मैच्योरिटी थी कि मैंने सही समय पर सही डिसीजन लिया और बहुत सही तरीके से इसको डील किया। हालांकि उसमें बहुत सारे ऐसे अनऑर्थोडॉक्स वे आए जो मैंने अडॉप्ट किए और चीज़ें जो थी जो हिकमत अमली थी और जो उस समय थी, और मेरे बहुत सारे जो दोस्त रहे हैं या जो उस समय प्रशासनिक सेवा में मेरे बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स रहे हैं जिन्होंने मुझे सही सलाह दी और उनकी सलाह के कारण से ये हुआ। तो ये कोप अप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। जैसे पिछले दो जो मैंने दिए वो ज़्यादातर हैं कोप अप, फेल्योर विद कोप अप ना कर पाने के। ये मेरा एग्जाम्पल है जहां मैंने कोप अप बहुत खूबसूरती से किया और उसकी मुझे खुशी है। मतलब उसमें सबसे बड़ी सफलता ये है कि मैंने बाकी फिर इस फील्ड में आके सबसे अच्छा ये हुआ कि जैसे मेरे को ये वाली प्लेइंग फील्ड मिली तो यहाँ मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत मिला है कि जो कुछ मैंने किया है उसके जो नतीजे आए हैं उसमें हम फेल भी हुए। मतलब ऐसे आप लोगों के टर्म्स में कहने को बहुत सारी, जैसे एक मैंने नगर निगम में एमपीटी ने एक वो होटल निकाली थी कि इसको आप चलाइए, हमने उसको चलाने की कोशिश की, नहीं चलाया, उन्होंने निरस्त किया, बहुत सारी चीज़ें। तो इस प्रकार की ऐसी बहुत सारी, हमने रोड डिवीजन में काम करने की कोशिश की तो रोड में बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे ठेके ले लिए जिसमें हमने घाटे के बावजूद उसको पूरा किया, सिर्फ इसलिए पूरा किया कि कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। तो ये ऐसे वाले टर्म्स में ऐसी असफलताएं बहुत मिली। लेकिन इन असफलताओं को अब इस स्टेज पे आके मैं असफलता नहीं मानता, ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये तो बिजनेस का हिस्सा है, ये तो होता रहता है। मतलब आप 10 काम करते हैं, 10 में से हो सकता है आप 6 में सफल ना हो पाए, लेकिन बाकी 4 आपका इतना अच्छा करते हैं कि वो मॉनेटरी टर्म्स में बराबर हो जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात इन छोटी छोटे जो ये आपके अरिथमेटिक हैं या बैलेंस शीट है, उससे इतर एक बात होती है दिल का सेटिस्फेक्शन। यहाँ सेटिस्फेक्शन बहुत है, यहाँ हारने में भी मजा आता है। तो ये चीज़ है, यहाँ आके काम करने में वो जो सुकून, जितना फ्रस्ट्रेशन वहाँ होता था उतनी तसल्ली यहाँ मिलती है
कि जब आप खुद करते हैं, जब खुद एक नया चैलेंज आता है, जब रोज रोज आपको लगता है कि नहीं ये करना है, जब आपको दिखता है कि इतने लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी टीम ऐसे बन रही है और आप अकेले अपने लिए नहीं, इनकी फैमिली, इनके परिवार और इनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल, तो उसका मजा कुछ और होता है। तो ये वाला जो है, जो कोप अप विद फेल्योर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। अब एक बात मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा। अब आप सोचो, जिस दोस्त ने, जिस स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा, उसको मैं एड्रेस करके कहता हूँ कि तुम लोग जहाँ हो, जैसे अभी वो जिनने पूछा वो उसकी उम्र 25 साल है, वो भी प्रतियोगी परीक्षाएं ये सब की तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए वो जो उस समय आपको लग रहा है ना कि वो सबसे बड़ी बात है। मैंने आपसे जैसे 5th क्लास वाला एग्जांपल दिया, आज अगर मैं बात करता हूँ, मैं आज उस विवेक त्रिपाठी को सोचूं जो 5th क्लास में मेरिट में ना आने पे बैठ के रो रहा था, तो आज कितना हंसी आती है, कितना हंसता हूँ कि वो 1 नंबर में नहीं आया, तो वो मेरिट में नहीं था, वो रो रहा था, और उस दिन उसको लग रहा था कि दुनिया खत्म हो गई है, सारा सब कुछ मेरा नष्ट हो गया, मेरी तो प्रतिष्ठा, मेरा तो नाम सब चला गया। वो आज कितना आज हंसी आती है उस बात पे। तो जब अब समय पास हो जाता है, जब चीज़ें चली जाती हैं, ये है जीवन, बड़ा जीवन है, बहुत बड़ा है। और उसमें वो जो अभी का इवेंट है जो इस समय बहुत बड़ा लग रहा है, जो लग रहा है कि अरे ये तो भारी असफलता मिल गई, सब समाप्त हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी कुछ महीने बीतेंगे, कुछ साल बीतेंगे, तो आप फिर इसी पोजीशन पर हंस रहे होंगे कि यार वो असफलता भी क्या असफलता थी, लेकिन आप सोचेंगे यार उसने मुझे ये सीख दी, मैंने ये सीखा और उससे मैं ये करके ये कर पा रहा हूँ। तो ये बात है। तो ये मैं कहता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि कोप अप विद फेलियर, तो कोप अप विद फेलियर से मेरा मतलब ये है कि उस समय भी उसको एनालाइज कर रहे हो, बिल्कुल साक्षी भाव से उसको देख रहे हो, बर्ड आई व्यू से, ऐसा चारों तरफ चीजों को होते हुए देख रहे हो कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, समय को पास होने देना है, अपने आप ऑप्शन सामने आते हैं और चीजें सामने आती हैं और हम एंजॉय करते हैं। तो ये है मेरी थ्योरी कोप अप विद फेलियर की। थैंक यू।